द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 1 व्हेन यू आर लॉस्ट इन द डार्कनेस। एपिसोड स्टार्ट होता है 1968 में। टीवी पे हो रहा है एक इंटरव्यू जिसमें दो साइंटिस्ट फंगस के खतरनाक नेचर और कैसे एक फंगस अपने होस्ट के माइंड को कंट्रोल करता है उसका उदाहरण देते हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर कभी कोई फंगस ह्यूमन बॉडी के अंदर अडेप्ट करना सीख ले देन इट विल बी द एंड ऑफ अस, ह्यूमैनिटी विल यूज द बैटल। जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि शो में क्या होने वाला है। दिस सीन इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स that was not given in the games. Then we cut to 2003 and meet Sarah, a teenage girl, जो अपने फादर जोल के साथ रहती है। आज जोल का बर्थडे है और सारा अपने फादर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। जोल एक एक्स मिलिट्री है और अपने भाई टॉमी के साथ काम करता है। सारा जोल के लिए उसके वॉच को ठीक करवा के उसे गिफ्ट करती है। फिर दोनों एक मूवी देखते हैं और सारा मूवी देखते देखते सो जाती है। तभी जोल को टॉमी का फोन आता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। जोल अपने भाई को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। आधी रात को सारा नींद से उठती है और पूरे घर में जोल को ढूंढती है। तभी उसके नेबर का डॉग मर्सी सारा के विंडो पे आ जाता है। सारा उसे वापस छोड़ने के लिए जाती है और मर्सी वापस वहां नहीं जाना चाहती और अल्टीमेटली भाग जाती है। कुछ आवाज आने से सारा अपने नेबर के घर में जाती है। सारा को घर के अंदर फ्लोर पे ब्लड मिलता है which leads to one of his neighbor covered in blood and bitten. Next to him is his mother biting the neck of his wife. फिर वो सारा की तरफ बढ़ती है। सारा वहां से भाग के बाहर जाती है और तभी जोल और टॉमी वहां पहुंचते हैं। सारा जोल के पास जाती है। नेवर की माँ विकीडली दौड़ते हुए जोल की तरफ आती है। नजदीक आने पे जोल अपने हाथ में रखे रिच से उस पर अटैक करता है और मार देता है। सारा अपने फादर को किसी को मर्डर करते हुए देखती है और काफी सदमे में है और डरी हुई है। शी जस्ट सॉ हर फादर किल हर नेबर। टॉमी, सारा और जोल कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सारा जोल से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जोल उसे बताता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन है जो सिटी से फैलता हुआ आ रहा है। सारा पूछती है क्या वे इन्फेक्टेड है। जोल कहता है नहीं, हम सब ठीक है। रोड पे एक कपल अपने बच्चे को लेकर खड़ा है और लिफ्ट मांगता है। टॉमी अपनी कार को स्लो करता है पर जोल उसे रोक देता है। टॉमी कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके पास एक बच्चा है। जोल कहता है हमारे पास भी है। दिस सीन क्लियरली implies that Joel loves his family and he will do anything to keep them safe, including causing harm to others. As they proceed further on the road, they see houses of their friends burning. Everyone is running with their family, blocking the road. Joel urges Tommy to move past them. Then suddenly, a aeroplane crashes near them और उनकी कार पलट जाती है। कुछ समय बाद सारा को होश आता है। सारा कार में फंसी हुई है। जोल उसे कार से निकालता है। सारा सही से खड़ी नहीं हो पा रही, हर एंकल इज ब्रोकन। तभी एक दूसरी कार आगे उनके कार से क्रैश हो जाती है और टॉमी कार के दूसरी साइड फंस जाता है। टॉमी उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। जोल सारा को अपने गोद में लेके वहां से निकल जाता है। रोड क्रॉस करने पे एक इन्फेक्टेड उनके पीछे पड़ जाता है। जोल उससे भागता हुआ ओपन फील्ड में जाता है। तभी एक सोल्जर उस इन्फेक्टेड पर्सन को मार देता है। जोल डरी हुई सारा से कहता है कि वो सेफ है, मगर वो सोल्जर उनकी तरफ भी गन पॉइंट करता है। जोल कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, पर सोल्जर अपने सुपीरियर के ऑर्डर को कंफर्म करता है और जोल पे गोली चला देता है। जोल सारा को लेके गिर जाता है। सोल्जर दोबारा जोल को गोली मारने ही वाला होता है कि पीछे से टॉमी आके सोल्जर को मार देता है। फिर टॉमी की नजर सारा पे पड़ती है। सारा जमीन पे गिरी हुई है। जोल उसके पास जाता है और देखता है कि सारा को गोली लगी है। जोल सारा को अपने गोद में लेने की कोशिश करता है, बट सारा काफी दर्द में है। जोल कहता है आई नो इट हर्ट्स बेबी गर्ल and tries to hug Sarah as she stops breathing in Joel's arm, and that's the beginning of The Last of Us. 20 years later, we see a kid walking from the forest to a cliff, जहाँ से पूरा बॉस्टन सिटी दिखता है जो कि तबाह हो चुका है। बॉस्टन में एक क्वारंटाइन जोन है। वो बच्चा उसी क्वारंटाइन जोन के गेट पे जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ गार्ड्स उस बच्चे को लेके अंदर आते हैं। गार्ड्स उस बच्चे को एक व्हील चेयर पे लेके अंदर आते हैं पर उसके हाथ पैर को बांधे हुए हैं। एक फीमेल सोल्जर उससे बात करती है और कुछ टेस्ट और मेडिसिन देने के बाद बच्चे को उसका फेवरेट खाना खिलाने का प्रॉमिस करती है। एक दूसरा सोल्जर पीछे से उस बच्चे को स्कैन करता है और फिर एक इंजेक्शन देता है। फिर हम क्वारंटाइन जोन के अंदर कुछ वर्कर्स को मरे हुए लोगों की बॉडी को डंप करते और जलाते हुए देखते हैं। तभी एक दूसरा ट्रक डेड बॉडीज को लेके वहां आता है। एक लेडी वर्कर उस ट्रक से बॉडी लेने जाती है पर एक बच्चे की बॉडी को देख के रुक जाती है। उस बच्चे के फेस पर एक फेस बैग है पर उसके सूट से हमें पता चलता है कि ये वही बच्चा है। लेडी वर्कर फिर एक दूसरे वर्कर से उस बॉडी को निकालने के लिए कहती है। वो जोल है। एज जोल finishes his work shift and goes to his room, we see how things operate inside the quarantine zone. As those who unfollow the rules are given death penalty. जोल की पार्टनर टेस एक सप्लायर जिसका नाम रॉबर्ट है उससे मिलने गए, जिसने एक कार बैटरी के लिए उनसे पैसे लिए थे और उसने पैसे को यूज भी कर दिया है और बैटरी भी दे दिया। रॉबर्ट के आदमियों ने टेस को मारा है और रॉबर्ट को डर है कि अगर टेस के आदमी यानी कि जोल को पता चल गया तो जोल उसे नहीं छोड़ेगा। टेस उसे प्रॉमिस करती है कि वो जोल को संभाल लेगी और जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाए। तभी एक एक्सप्लोजन होने से टेस वहां से निकल जाती है। रास्ते में फेडरा जो कि क्वारंटाइन की मिलिट्री फोर्स है और फायरफ्लाई जो कि एक रिबेलियस ग्रुप है उनके बीच गन फाइट हो रही है। टेस को फेडरा फायरफ्लाई समझ के अरेस्ट कर लेती है। जोल एक रेडियो ऑपरेटर से अपने भाई टॉमी के किसी मैसेज के आने के बारे में पूछता है।
टॉमी 3 वीक से वायोमिंग के लिए निकला हुआ है, बट अभी तक लौट के नहीं आया, ना ही कोई उसका कोई मैसेज आया। इसलिए जोल को वो कार बैटरी चाहिए ताकि वो खुद से जाके टॉमी को ढूंढ सके। टेस फेडरा से छूटने पर जोल के पास जाती है। टेस जोल को सब कुछ बता देती है। टेस और जोल प्लान करते हैं कि वो रॉबर्ट को ढूंढेंगे और उससे बैटरी ले लेंगे। रॉबर्ट किसी और सप्लायर को बैटरी बेचने वाला है। टेस और जोल रॉबर्ट के डील के लोकेशन पे जाते हैं, पर देखते हैं कि रॉबर्ट मर चुका है और उसके आदमी भी मर चुके हैं और बैटरी भी काफी खराब कंडीशन में है। तभी एक लड़की जोल पे अटैक करती है। जोल उसे टैकल करता है और गिरा देता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तभी मर्लिन, जो कि फायरफ्लाइज की लीडर है, जोल को रुकने के लिए कहती है। जोल और मर्लिन एक दूसरे को जानते हैं और टॉमी भी फायरफ्लाइज से किसी काम से ही वायोमिंग गया है। मर्लिन को गोली लगी है। वो लड़की एली मर्लिन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसे ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए मर्लिन को बैटरी चाहिए। मर्लिन जोल को ये काम पूरा करने के लिए कहती है और उसके बदले उसे एक फुली फंक्शनिंग व्हीकल प्रोवाइड करने का ऑफर करती है। टेस और जोल आपस में डिस्कशन करते हैं और तैयार हो जाते हैं। मर्लिन जोल को एली का ख्याल रखने के लिए कहता है। जोल, टेस और एली जोल के घर जाते हैं और रात में निकलने का फैसला करते हैं। जोल के हाथ में टूटा हुआ घड़ी देख के एली जोल से कहती है, योर वॉच इज ब्रोकन। जोल कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। उठने पर एली जोल से काफी सवाल करती है, जैसे क्या उसे रास्ता पता है या नहीं। एली डरी हुई है, लेकिन वो जोल को ये दिखाना नहीं चाहती। जोल एली से पूछता है कि वो मर्लिन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या वो किसी अमीर आदमी की बेटी है। एली जवाब देती है, ऐसा ही कुछ समझ। रात होने पर तीनों बाहर जाने के लिए चुपचाप निकलते हैं। रास्ते में एक गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और इन्फेक्शन के लिए उन्हें स्कैन करता है। जब गार्ड एली को स्कैन करने वाला होता है तो एली उस गार्ड पर नाइफ से अटैक करती है। गार्ड एली पर गन पॉइंट करता है। जोल गार्ड और एली के बीच खड़ा होकर गार्ड को गन नीचे करने के लिए कहता है और उसे सडनली रियलाइज होता है कि वो फिर से उसी सिचुएशन में है जैसा वो सैरा के साथ। और जोल उस गार्ड पे अटैक करता है और बेकाबू होकर उस गार्ड को मारने लगता है और एली उसे ऐसा करते हुए देख रही है। टेस को गार्ड का स्कैनर मिलता है और पता चलता है कि एली इन्फेक्टेड है। एली उन्हें बताती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो 3 वीक से इन्फेक्टेड है। टेस, जोल और एली क्वारंटाइन जोन के बाउंड्री को क्रॉस करते हैं एंड एज द कैमरा स्टार्ट जूमिंग आउट वी सी द ग्रैंड स्केल ऑफ फॉलन सिटी ऑफ बॉस्टन विद सम क्लिकर साउंड कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। And that's the end of the first episode. The Last of Us, Episode 2, Infected. एपिसोड शुरू होता है जकार्ता, इंडोनेशिया में, जहाँ हमें फंगस के इन्फेक्शन के ओरिजिन का पता चलता है। एक माइकोलॉजिस्ट एक ऑफिसर इस इन्फेक्शन के क्योर या वैक्सीन के बारे में पूछने पे बताती है कि फंगस का कोई क्योर नहीं है और एडवाइस करती है they should bomb the city with everyone in it to stop the infection from spreading. एली सो के उठती है और देखती है कि जोएल और टेस उससे दूर जाके बैठे हैं। एली उन्हें फिर से कहती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और अगर उसे ट्रांसफॉर्म होना होता तो वो अब तक हो चुकी। टेस एली से पूछता है कि वो मर्लिन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। एली बताती है कि सिटी के वेस्ट साइड में फायरफ्लाइज का एक ग्रुप है विद सम डॉक्टर्स। मर्लिन को उम्मीद है कि वो एली की इम्यूनिटी का यूज करके उसके लिए एक क्योर बना सकती है। जोएल को इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है और कहते हैं कि हमने पहले भी कई बार सुना है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद तीनों सिटी में बाहर निकलते हैं फायरफ्लाइज के अड्डे की तरफ। जोएल इस मिशन को लेकर बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है और कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला और टेस को एली की बातों पे विश्वास है और उम्मीद भी है कि शायद क्योर बनाया जा सकता है। रास्ते में टेस एली से पूछती है कि वो इन्फेक्ट कैसे हुई। एली बताती है वो क्वारंटाइन जोन में अबैंडन्ड और एक रेस्ट्रिक्टेड मॉल में चली गई थी और एक इन्फेक्टेड ने उस पर अटैक कर दी। टेस के पूछने पर कि क्या वो अकेली थी जब उस पर इन्फेक्टेड ने अटैक किया। एली कहती है कि हाँ वो अकेली थी but us same fam knows that it's not true. Riley was there but that's the story of another episode called Left Behind. We'll see that later in the show. As they proceed further वो देखते हैं कि जिस रास्ते से टेस और जोएल जाने वाले थे वो इन्फेक्टेड से भरा हुआ है। टेस एली को इन्फेक्टेड के बारे में बताता है कि they all are connected. अगर हम किसी एक को भी मारते हैं तो बाकी सभी तक सिग्नल चला जाता है और वो सभी वहाँ पहुँच जाएंगे। तीनों एक म्यूजियम के थ्रू रास्ते को पार करने का फैसला करते हैं। म्यूजियम के अंदर उनका सामना कुछ क्लिकर्स से होता है। क्लिकर वो इन्फेक्टेड है जिनका हेड इनसाइड आउट है और वो देख नहीं सकते। क्लिकर्स उन पे अटैक करते हैं। उनमें से एक एली को काट लेता है पर टेस और जोएल उसे मार देते हैं। म्यूजियम से बाहर आने पर टेस के एंकल पे चोट है और एली को क्लिकर ने काट लिया है। जोएल टेस को कहता है कि एली शायद पहली बार काटे जाने पर इन्फेक्ट नहीं हुई हो पर दूसरी बार हो सकती है। टेस जोएल को डांट के कहती है कि कभी तो कुछ अच्छे होने की बात करो। The scene gives us a brief view on how Joel is completely hopeless and how Ellie has given Tess a hope that there is a chance of a better world. Tess का एक बैक स्टोरी है जिसे ना तो शो में और ना ही गेम में दिखाया गया है। Tess was married and had a husband and a son. दोनों ही इन्फेक्ट हो जाते हैं और टेस को अपने हस्बैंड को मारना पड़ता है पर टेस अपने बेटे को नहीं मार पाती और उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। Being with Ellie has revived the mother inside her and she really wants to save Ellie. Joel, Tess और Ellie finally Fireflies के अड्डे पर पहुंच जाते हैं but all they find are the dead bodies of Firefly's shoulder. Joel कहता है कि इस मिशन का कोई फायदा नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। टेस कहती है कि हम अगर लौट गए तो फेड्रा हमें स्कैन करेगी और एली के इन्फेक्टेड होने से उसे मार देंगे। जोएल फिर से
वही बात कहते हैं कि एली को फिर से इन्फेक्टेड नहीं काटा है और वो इस बार नहीं बचेगी। टेस एली को अपना कट दिखाने के लिए कहती है, जो कि अब अभी तक वैसा ही है, और टेस रिवील करती है कि वो भी इन्फेक्टेड है और अपना इन्फेक्शन दिखा कि जोएल को बताती है कि एली और मुझे, हम दोनों को एक ही टाइम बाइट किया गया था। और टेस ट्रांसफॉर्म होने लगी है और एली को बाइट हील होने लगी है। Isn't it enough to convince you that Ellie is special and immune? तभी एक बड़ा हुआ फायरफ्लाई सोल्जर उठ पड़ता है, जोएल उसे मार देता है, पर इसका सिग्नल दूसरे इन्फेक्टेड तक पहुंच जाता है और वो तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। टेस वहाँ पड़े पेट्रोल बैरल्स को फ्लोर पे पलट देती है और जोएल को एली को लेकर जाने के लिए कहती है, और कहती है save who you can save, by which Tess means that she has accepted her fate. Joel cannot save her, but there is a girl who can save the world and Joel can save her. So save who can save. Joel एली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी इन्फेक्टेड बिल्डिंग में घुस जाते हैं और जोएल को पीछा करने लगते हैं। टेस अपनी लाइटर से चलाने की कोशिश करती है, पर वो लाइट अप नहीं हो रहा। तभी एक इन्फेक्टेड टेस की इन्फेक्शन को पहचान कर टेस की तरफ आता है। जल्दी सारे इन्फेक्टेड टेस की तरफ आते हैं और टेस भागती नहीं है, बिकॉज शी स्टिल ट्राइंग टू लाइट अप द लाइटर। इन्फेक्टेड टेस की कनेक्ट होकर टेस को फुल ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं, पर आखिर में लाइटर जल उठता है और टेस पूरे कोड के साथ खुद को जला लेती है। जोएल और एली आर आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग एज दे सी द बिल्डिंग ब्लोन अप, एंड वी सी इन जोएल्स आईज कि जोएल एली को टेस की मौत का जिम्मेदार मानता है और आगे बढ़ जाता है। और एली वही खड़ी है, tears in her eyes, knowing that she's lost the one who cared for her, and stuck with Joel, who hates her and wants to kill her. And that's the end of episode 2. द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3 लॉन्ग टाइम। टेस के डेथ के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एली जोल से टेस के बारे में बात करने की कोशिश करती, पर जोल उसे इग्नोर करता है। जोल एली से कहता है कि उसे उसकी माफी नहीं चाहिए, जिसे सुन के एली कहती है कि जोल और टेस दोनों अपने सेल्फिश रीजंस के लिए एली को एस्कॉर्ट करने के लिए फैसला किए थे। उन्होंने खुद इस मिशन को चूज किया था, तो जो भी हुआ है उसके लिए वो एली को ब्लेम नहीं कर सकते। जोल कोई जवाब नहीं देता है। टेस की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जोल एली को लेकर बिल और फ्रैंक के घर के लिए निकल जाता है। एली जोल से फिर से गन मांगती है और जोल तुरंत मना कर देता है। रास्ते में एली को एक क्रैश प्लेन दिखता है और वो जोल से कहती है कि वो कितना लकी था टू बी एबल टू फ्लाई। फिर एली जोल से पूछती है कि इन्फेक्शन शुरू कैसे हुआ, और जोल बताता है कि सबसे पहले फंगस ने फूड सप्लाई को इन्फेक्ट किया, और जैसे जैसे लोगों ने फूड को कंज्यूम किया वो भी इन्फेक्टेड होने लगे और जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। जोल एली को रोककर दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है, क्योंकि आगे रास्ते में कुछ डिस्टर्बिंग है जो एली को नहीं देखना चाहिए। एली जोल की बातों को नजरअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है, ओनली टू सी कंकालों से भरा हुआ ग्रेवयार्ड। जोल बताता है कि आउटब्रेक के समय फेडरा टाउन्स को खाली करके क्वारंटाइन जोन ले जा रहे थे, पर जब क्वारंटाइन जोन फुल हो जाते तो फेडरा बचे हुए नॉन इन्फेक्टेड लोगों को मार देते थे। एली पूछती है जब वो इन्फेक्टेड नहीं तो फिर उन्हें क्यों मार दिया गया। जोल बताता है कि मरे हुए लोग इन्फेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ से एपिसोड ट्रांजिट होता है 2003 में। इस एपिसोड का मोस्ट ऑफ द रन टाइम बिल और फ्रैंक के बैक स्टोरी में ही इन्वॉल्व है। बिल एक बंकर में छुपकर फेडरा के इवैक्यूएशन प्रोसेस से बच जाता है और अपने घर को चारों तरफ ट्रैप्स सेटअप कर देता है इन्फेक्टेड और रेडेड से बचने के लिए। बिल काफी खुश है कि सभी लोग चले गए हैं और वो अकेला है। बिल इन्फेक्टेड को उसके ट्रैप में फंसकर मरते हुए देखता है और बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके ट्रैप में एक आदमी फंस जाता है। उसे इन्फेक्टेड समझकर बिल जब उसे मारने जाता है तब फंसा हुआ आदमी बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और अनआर्म्ड है। बिल उसे ट्रैप से बाहर निकालता है। वो आदमी अपना नाम फ्रैंक बताता है और बिल से कुछ खाने के लिए मांगता है। फ्रैंक बताता है कि उसके क्वारंटाइन जोन के सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए और 10 लोगों के ग्रुप से निकला, अब वो अकेला ही बचा है। बिल को फ्रैंक पे दया आ जाती है और बिल फ्रैंक को घर ले जाता है। बिल फ्रैंक को कुछ नए कपड़े और खाना ऑफर करता है। खाने के बाद फ्रैंक बिल के घर में एक पियानो को देखकर उसे प्ले करने का रिक्वेस्ट करता है। फ्रैंक पियानो पर पड़े म्यूजिक सीट ऑफ सॉन्ग लॉन्ग टाइम को प्ले करता है और गाने लगता है, पर फ्रैंक के सुर सही नहीं है और बिल उसे फौरन रुकने के लिए कहता है और खुद प्ले करने लगता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सॉन्ग को कंप्लीट करता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद फ्रैंक बिल से पूछता है कि हु इज द गर्ल, और बिल जवाब देता है कि देयर इज नो गर्ल। फ्रैंक एडमिट करता है कि उसे पता है एंड दे शेयर अ हेजिटेंट येट पैशनेट किस। देन वी मूव फॉरवर्ड टू 2010। बिल और फ्रैंक अब एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों में आर्गुमेंट हो रहा है, जिसमें फ्रैंक कहता है कि हमें टाउन को साफ करना चाहिए ताकि वे दोस्तों को बुला सके। बिल कहता है कि व्हाट फ्रेंड्स, हमारे कोई दोस्त नहीं है। तब फ्रैंक एडमिट करता है कि वो रेडियो पे एक नाइस यंग वुमन से बात कर रहा है। वो यंग वुमन टेस है और अपने पार्टनर जोल के साथ दोनों बिल और फ्रैंक के घर आते हैं स्मगलिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करने के लिए। टेस और फ्रैंक काफी कंफर्टेबल हैं, पर बिल अभी भी रेडी नहीं है। जोल बिल को समझाता है कि उसके ट्रैप्स
कमजोर होते जा रहे हैं और जोल उसे नए मजबूत लॉन्ग लास्टिंग वायर्स प्रोवाइड कर सकता है। उनके बीच डील हो जाता है। जाते जाते जोल बिल को वार्न करता है कि फेडरा इतनी दूर यहाँ नहीं आएंगे, बट उसे लुटेरों से सावधान रहने की जरूरत है। ये सीन शो करता है कि कैसे बिल और जोल एक जैसे हैं और उनका काम उनके पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करना। देन द एपिसोड टेक्स अनदर लीप टू 2013। फ्रैंक बिल को अपने उगाए हुए स्ट्रॉबेरीज दिखाता है, जिसके सीड्स फ्रैंक ने जोल से बिल का एक गन एक्सचेंज करके लिया था। स्ट्रॉबेरीज को टेस्ट करने के बाद बिल फ्रैंक से कहता है कि वो अब बूढ़ा होते जा रहा है और उसे डर है वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फ्रैंक कहता है कि उसे वरी नहीं करना चाहिए। बिल कहता है कि फ्रैंक से मिलने से पहले उसे इतना डर कभी नहीं लगा। एक रात कुछ लुटेरे बिल और फ्रैंक के कंपाउंड पे अटैक करते हैं। बिल उन्हें मारने के लिए निकलता है। एक गोली बिल को लग जाती है। फ्रैंक बिल को लेकर घर के अंदर जाता है। लुटेरे बिल के ट्रैप्स में फंसकर मर जाते हैं। फ्रैंक बिल के वुंड्स को ट्रीट करता है। बिल फ्रैंक से कहता है कि उसने उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट बना के रखा है और अगर बिल नहीं बचता है तो फ्रैंक जोल को बुलाए, जोल उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर बिल बच जाता है। एपिसोड फिर 10 साल का लीप लेती है। बिल और फ्रैंक अब बूढ़े हो गए हैं। फ्रैंक को कोई बीमारी है जिससे वो अब चल नहीं सकता और व्हील चेयर पर है। फ्रैंक अपना पूरा दिन पेंटिंग बनाने में और बिल अपना पूरा दिन गार्डनिंग करने में गुजार देते हैं। वन मॉर्निंग फ्रैंक बिल से कहता है कि ये उसका आखिरी दिन है और फ्रैंक उसे स्पेशल तरीके से मनाना चाहता है। फ्रैंक को एक ऐसी इलनेस है आउटब्रेक से पहले भी जिसका कोई इलाज नहीं था और वो काफी दर्द में है। फ्रैंक बिल को सूट्स और रिंग लाने के लिए कहता है और एक दूसरे को मैरी करने का प्रपोजल रखता है। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं। फ्रैंक बिल को बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स देता है उसके ड्रिंक में मिलाने के लिए ताकि वो नींद में मर सके। बिल बिल्कुल वैसा ही करता है। बिल फ्रैंक को ड्रिंक ऑफर करता है। फ्रैंक एक सांस में वाइन पी जाता है। बिल फिर अपने लिए ग्लास पोर करता है और वाइन पी जाता है। फ्रैंक को समझ में आता है कि बिल ने पहले से ही वाइन में कोई लीथल डोज मिला के रखा था। बिल उसके और फ्रैंक के स्टोरी को एक ट्रेजिक एंड जिसमें वो अकेला रह जाएगा ऐसा होने से रोकता है। बिल का कहना है कि फ्रैंक के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। फ्रैंक इस बात से सहमत नहीं है और बिल के एक्शन को एक रोमांटिक जेस्चर कहता है और दोनों हस्बैंड बेडरूम में चले जाते हैं। शो में फ्रैंक और बिल को एक रोमांटिक स्टोरी दिया गया है जो कि गेम में संभव नहीं था। एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जिसमें लोगों का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। बिल और फ्रैंक ने एक पूरा जीवन बिता लिया और फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ हैप्पी एंडिंग। डे 1 प्रेजेंट डे में जोल और एली बिल के कंपाउंड पहुंचते हैं। जोल नोटिस करता है कि घर खाली है और बेडरूम लॉक है। एली को डिनर टेबल पर बिल का जोल के लिए छोड़ा हुआ लेटर मिलता है। जोल एली को उसे पढ़ने के लिए बोलता है। लेटर में बिल बताता है कि उनके बॉडीज बेडरूम में है और जोल वहाँ नहीं जाए तो ही अच्छा है क्योंकि वो नजारा अच्छा नहीं होगा, पर उन्होंने खिड़की खुली छोड़ी है ताकि घर में बदबू ना फैले। बिल एक्सप्लेन करता है कि वो लोगों से नफरत करता था और काफी खुश था जब सब लोग मारे गए until he met Frank and he was the one person worth saving for him। और जोल से कहता है कि हमारे जैसे लोगों की यही ड्यूटी है और अपने सारे इक्विपमेंट्स और गन्स जोल को ऑफर करता है टेस को बचाने के लिए। ये सुनकर जोल घर से बाहर निकल जाता है with tears in his eyes, realizing कि वो फेल हो गया अपने ड्यूटी को पूरा करने में। वो फेल हो गया उस one person worth protecting को बचाने में, पहले अपनी बेटी सैरा और अब टेस। जोल वहाँ से गैरेज जाता है जहाँ उसे बिल का ट्रक मिलता है और सप्लाईज जो उसे एक फ्रेश बैटरी बनाने के लिए चाहिए। जोल घर वापस आता है और एली से उसके बाइट मार्क दिखाने के लिए कहता है जो कि अब हील हो गया है। जोल एली को एक्सप्लेन करता है कि उसका भाई टॉमी 5+ का हिस्सा है और वो एली की मदद करे लैब तक जाने में। जोल एली से कहता है अब से कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो एली को मानने पड़ेंगे। पहला, टेस्ट के बारे में कभी कोई बात नहीं करना। दूसरा, किसी को भी अपने इन्फेक्टेड होने की बात नहीं बताना। और तीसरा, जोल जो भी कहे वही करना पड़ेगा। एली मान जाती है बाय सेइंग व्हाट यू से गोस। दोनों बिल के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ बिल के सभी गन्स हैं। एली फिर से जोल से गन लेने की बात करती है पर जोल मना कर देता है। वाइल जोल इज टेकिंग अ हॉट शावर, एली फ्रैंक का गन अपने बैग में डाल देती है। फिर दोनों बिल के ट्रक में जाते हैं। एली ट्रक को देख के काफी एक्साइटेड है और उस ट्रक को एक स्पेसशिप से कंपेयर करती है। एली को सीट बेल्ट लगाना नहीं आता और जोल उसकी मदद करता है। एज दे मूव टुवर्ड्स द गेट, एली को एक कैसेट टेप मिलता है व्हिच टर्न्स आउट टू बी द सेम सॉन्ग जो बिल और फ्रैंक ने पहली बार मिलने पे गाया था, लॉन्ग लॉन्ग टाइम बाय लिंडा रॉन्स्टेड। जोल ट्रक लेकर कंपाउंड से निकल जाता है एंड द कैमरा जूम्स ऑन टू द विंडो ऑफ बिल एंड फ्रैंक्स रूम, जो कि एक और रेफरेंस है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 गेम के स्टार्ट स्क्रीन का। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 4 प्लीज होल्ड माई हैंड। अभी तक हमने जो भी देखा है पिछले एपिसोड में वो सब काफी सॉफ्ट कोर है। रियल एक्शन तो अब शुरू होने वाला है। द लास्ट ऑफ अस गेम के रियल मॉन्स्टर्स इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि सर्वाइव किए हुए ह्यूमंस हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम एली को फ्रैंक के गन को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं और एली खुद को आईने में देखकर गन चलाने की प्रैक्टिस कर रही है। जोल बाहर दूसरे खराब गाड़ियों से पेट्रोल निकाल रहा है। एली के पास एक जोक्स का बुक है जिसमें से वो कुछ जोक्स पढ़ रही है, जिससे जोल काफी अनॉय हो गया है। गाड़ी के फ्यूल टैंक को फुल करने के बाद जोल वायोमिंग के लिए निकल जाता है। गाड़ी में एली को एक अडल्ट मैगजीन मिलता है और वो जोल से उसके बारे में सवाल करना शुरू कर देती है, जिसका जवाब देने में जोल काफी हिचकिचाता है। तभी एली कहती है कि उसे सब कुछ पता है और वो मजाक कर रही है और उस मैगजीन को बाहर फेंक देती है।
शाम होने पर जोल गाड़ी को एक जंगल में पार्क करके आराम करने के लिए रुक जाता है। कुछ डिनर करने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। जोल कहता है कि आज रात वो आराम करेगा और फिर कल दिन रात ड्राइव करेगा। एली अपने जोक्स के बुक से जोक पढ़ने लगती है और फिर जोल से पूछती है कि क्या वो जोल से एक सीरियस क्वेश्चन पूछ सकती है। जोल कहता है हाँ पूछो। एली उससे एक और जोक पूछती है कि व्हाई द स्केयरक्रो वाज गिवन एन अवार्ड। कुछ देर के साइलेंट के बाद जोल जवाब देता है बिकॉज ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन हिज फील्ड। जोल का जवाब सुनकर एली काफी हैरान और खुश हो जाती है और इस सीजन में एपिसोड 1 के बाद पहली बार हम जोल के फेस पे स्माइल देखते हैं। ये काफी ग्रेट मोमेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि पहली बार जोल एली को एक कार्गो, एक मिशन नहीं, एज अ टीनेजर गर्ल ट्रीट कर रहा है। एली जोल से पूछती है कि क्या वो रात में यहाँ सेफ रहेंगे, कोई अटैक तो नहीं करेगा। जोल कहता है कि नहीं, कोई अटैक नहीं करेगा और उसे सोने के लिए कहता है। जोल फिर सोने के बदले गन लेकर रात भर पहरेदारी करता है। ये सीन दिखाता है कि जोल के कैरेक्टर में कितना चेंजेस आ रहे हैं। जिस लड़की के लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था और उसे मारने के लिए तैयार था, अब वो उसके लिए सारी रात पहरेदारी कर रहा है, पूरी रात जग रहा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सुबह होने पे दोनों वायोमिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एली जोल से उसके भाई के बारे में पूछती है। जोल अपने भाई टॉमी के बारे में बताता है कि कैसे उसने आर्मी ज्वाइन किया और आउटब्रेक के बाद उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें उनकी मुलाकात टेस से हुई। बाद में फिर टॉमी की मुलाकात मर्लिन से हुई और उसने फाइव फ्लैश को ज्वाइन कर लिया। लास्ट में जोल को जो पता है कि अब टॉमी फाइव फ्लैश के साथ भी नहीं है। एली कहती है कि तुम्हें विश्वास है टॉमी सही सलामत होगा। जोल जवाब देता है हाँ मुझे विश्वास है। मैप को फॉलो करते हुए रास्ते में उन्हें एक टनल गाड़ियों से ब्लॉक किया हुआ दिखता है और उन्हें दूसरा लॉन्ग रूट लेकर जाना पड़ता है। कैंसर सिटी होके जाते वक्त एक घायल आदमी उनके गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन जोल गाड़ी नहीं रोकता है। तभी कुछ लुटेरे, कुछ बैंडिट जोल की गाड़ी पे गोलियां चलाने लगते हैं और जोल की गाड़ी जाके एक दुकान से टकरा जाती है। जोल और एली गाड़ी से निकल के गाड़ी के पीछे कवर लेते हैं। जोल एली को एक दीवार के पीछे जाकर छुपने के लिए कहता है और खुद उसे कवर करके दो बैंडिट्स को मार देता है, लेकिन एक बैंडिट छुप के जोल पे अटैक कर देता है। जोल मुसीबत में है। यह देखकर एली अपने बैग से फ्रैंक का गन निकालती है और उस बैंडिट पे गोली चला देती है। गोली बैंडिट के पाँव में लगती है। जोल एली के हाथ में गन देखता है और उसे गन ले लेता है। बैंडिट जो कि अपना नाम ब्रायन बताता है, जोल और एली के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे छोड़ दे, उसे जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, उसकी माँ उसकी इंतजार कर रही है। जोल एली को वहाँ से जाने के लिए कहता है और हम बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाज सुनते हैं। तभी एली पॉइंट आउट करती है कि यहाँ तो क्वारंटाइन जोन है, लेकिन यहाँ पे फाइड्रा का कोई भी निशान नहीं है। क्वारंटाइन जोन के अंदर दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने क्वारंटाइन जोन पे कब्जा कर लिया है और उनकी लीडर कैथरीन हेनरी नाम के एक लड़के को खोज रही है और एक डॉक्टर को इंटेरोगेट कर रही है। कैथरीन के लोगों को जोल पे अटैक करने वाले बैंडिट्स की बॉडीज मिलती है और कैथरीन को लगता है कि ये सब हेनरी नहीं किया है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये हेनरी का काम नहीं है, दूसरे लोग हैं और कैथरीन को लगता है शायद वो हेनरी के ही दोस्त है और अपने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देती है। जोल और एली एक कमरे में छुपे हुए हैं। जोल एली से पूछता है कि क्या ये पहली बार है जब उसने किसी को मारा है। जोल कहता है कि वो बच्ची है और उसे इन सब चीजों का सामना नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। एली कहती है कि नहीं, ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी को मारा है। फिर हम जोल और एली के बीच में एक मोमेंट देखते हैं जिसमें जोल एली को गन सही तरीके से चलाना सिखाता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रात होने पे वो एक ऊंची बिल्डिंग में जाकर छुपेंगे। बिल्डिंग में इन करने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। एली जोल से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि जो आदमी उनके गाड़ी के सामने आया था वो नाटक कर रहा था। जोल कहता है कि वो दोनों तरफ रह के काम कर चुका है। एली जोल से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी इनोसेंट आदमी को मारा है। जोल कोई जवाब नहीं देता है। 33 फ्लोर पे चढ़ने के बाद जोल पूरी तरह से थक चुका है। एली कहती है कि तुम आलसी हो। जोल कहता है कि वो आलसी नहीं है, वो 56 साल का बूढ़ा आदमी है और फिर दोनों उसी फ्लोर पे आराम करने का फैसला करते हैं। जोल एक कमरे के अंदर दरवाजे के पास कुछ शीशे के टुकड़ों को डालता है ताकि किसी के इन करने की आवाज उसे सुनाई पड़े। जोल एली से पूछता है कि उसने जब कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी को मारा है तो वो किसकी बात कर रही थी। एली कहती है कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। जोल कहता है कि उसकी उम्र के लिए अभी ये सब सही नहीं है। एली कहती है क्या बड़े हो जाने से ये सब आसान हो जाता है। जोल कहता है नहीं। एली फिर से जोल को एक जोक सुनाती है जिसे सुनकर जोल अपनी हंसी को नहीं रोक पाता और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इट्स अ वेरी नाइस मोमेंट बिटवीन देम। दोनों हंसते हंसते सो जाते हैं। सुबह जब जोल की आंखें खुलती है तो जोल देखता है कि एली जगी हुई है और उसके सर पे किसी ने गन पॉइंट किया हुआ है और फिर जोल देखता है कि उसकी तरफ भी एक बच्चे ने गन पॉइंट किया हुआ है। ये दोनों हेनरी और सैम है जिन्हें कैथरीन ढूंढ रही है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 5 एंड्योर एंड सर्वाइव। हेनरी और सैम जोल और एली पर गन ताने हुए हैं। हेनरी जोल से कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है सिटी से बाहर निकलने में, अगर वो उनका साथ दे तो। हेनरी जोल को बताता है कि वे टनल से सिटी के बाहर जा सकते हैं। कैथरीन के लोगों को लगता है कि टनल्स में इन्फेक्टेड है,
लेकिन हेनरी को फेडरा से मिली जानकारी के अनुसार वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, कुछ इन्फेक्टेड हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए ही हेनरी को जोल की मदद चाहिए, एज हेनरी इज नॉट अ किलर। जोल हेजिटेट करता है लेकिन एली और सैम को साथ में हंसते हुए देखकर मान जाता है। हेनरी जोल को बताता है कि कैथरीन का भाई रेबेलियन का लीडर था और एक अच्छा इंसान भी, लेकिन सैम को लुकेमिया होने पर फेडरा से उसके मेडिसिन के एक्सचेंज में हेनरी ने कैथरीन के भाई को पकड़वा दिया और फेडरा ने कैथरीन के भाई को मार दिया। कैथरीन अपने भाई के डेथ के लिए हेनरी को जिम्मेदार मानती है और वो है भी, और इसीलिए कैथरीन और उसके लोग हेनरी और सैम के पीछे पड़े हैं। हेनरी, सैम, जोल और एली टनल से होते हुए सिटी के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। तभी उन पर कोई स्नाइपर से अटैक करने लगता है। जोल पीछे से स्नाइपर के घर जाता है और देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी है। जोल उसे कहता है कि वो गन फेंक दे और जोल उसे कुछ नहीं करेगा, पर वो जोल पे अटैक करने की कोशिश करता है और जोल को उसे मारना पड़ता है। फिर जोल को पता चलता है कि वो कैथरीन के लिए ही काम करता था और कैथरीन जल्द ही वहाँ पहुँचने वाली है। इससे पहले कि जोल हेनरी और एली को वार्न कर पाता, कैथरीन अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। एक हेवी वेट ट्रक रोड पर पड़े कार्स को रिमूव करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जोल स्नाइपर से उस ट्रक के ड्राइवर को शूट करता है और वो ट्रक जाके एक घर में टकरा जाती है और उससे धमाका होता है। कैथरीन और उसके लोगों ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया है और हेनरी को सरेंडर करने के लिए कहती है। हेनरी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सरेंडर कर देगा, लेकिन एली और सैम को जाने दे, वे बच्चे हैं। लेकिन कैथरीन मना करती है। कोई रास्ता ना देखते हुए हेनरी खुद को सरेंडर करता है और बाहर आता है। एली और सैम को मौका देखते ही भागने के लिए कहता है। कैथरीन अपना गन निकाल के हेनरी को शूट करने ही वाली होती है कि एक्सप्लोड किए हुए ट्रक के नीचे से टनल के अंदर से इन्फेक्टेड की एक आर्मी बाहर निकलती है और कैथरीन के लोगों पे अटैक कर देती है। सैम, एली और हेनरी उनके बीच से भागने लगते हैं और जोल ऊपर से स्नाइपर से उन्हें कवर करता है। इन्फेक्टेड के अटैक से एली, सैम, हेनरी अलग हो जाते हैं। एली एक मिनी वैन में जाकर छुप जाती है। मिनी वैन में एक इन्फेक्टेड के घुस जाने पर एली किसी तरह से वैन से बाहर निकलती है और देखती है कि सैम और हेनरी एक गाड़ी के नीचे छुपे हुए हैं और कुछ इन्फेक्टेड उन पे अटैक कर रहे हैं। एली उन्हें बचाने के लिए जाती है। जोल भी स्नाइपर से उसे कवर कर रहा है। एली उन इन्फेक्टेड्स को मार देती है और फिर तीनों वहां से भाग जाते हैं। भाग रहे हुए एली, हेनरी और सैम को कैथरीन रोकती है और उन पर गन पॉइंट करती है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड कैथरीन पर अटैक करती है और कैथरीन मारी जाती है। जोल, एली, सैम और हेनरी फाइनली रीयूनाइट होते हैं। अर्लियर मना करने के बाद इस बार जोल खुद से सैम और हेनरी को उनके साथ वायोमिंग जाने के लिए कहता है, जिसे हेनरी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ये सैम के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि वो एली के साथ काफी घुल मिल गया है एंड ही फाइनली हैव अ फ्रेंड। रूम के अंदर सैम और एली एक कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। सैम सुन या बोल नहीं सकता। एली उससे इशारों से कहानी को समझा रही है। सैम एली से एक नोटबुक पे लिख के पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता। एली कहती है कि वो हमेशा डरी हुई रहती है। सैम एली से पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज का है। एली जवाब देती है, शी इज अफ्रेड ऑफ एंडिंग अप अलोन, उसे अकेले रह जाने का डर है। सैम फिर क्वेश्चन करता है कि क्या इन्फेक्टेड होने पे हम बदल जाते हैं, और फिर सैम एली को दिखाता है कि उसके एंगल पे बाइट है और वो इन्फेक्ट हो रहा है। एली सैम को अपना खुद का स्कार दिखाती है और कहती है कि उसका ब्लड एक मेडिसिन है और अपने हाथ को काट कर अपना ब्लड सैम के कट पर लगाती है इन होप कि शायद उससे सैम का इन्फेक्शन रुक जाए। सैम एली को रात भर उसके साथ जगे रहने के लिए कहता है। कट टू द मॉर्निंग, एली की आंख खुलती है और वो देखती है कि सैम बेड पर बैठा हुआ है। एली धीरे धीरे सैम के पास जाती है और देखती है कि सैम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सैम एली पर अटैक कर देता है। एली की आवाज सुनकर हेनरी और जोल कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सैम एली को बाइट करने की कोशिश कर रहा है। जोल सैम को हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेनरी गन लेकर जोल को आगे बढ़ने से रोकता है। एली जोल को हेल्प करने के लिए आवाज लगा रही है, लेकिन हेनरी जोल पर गन पॉइंट किए हुए है। हेनरी देखता है कि सैम एली को बाइट करने वाला है और हेनरी सैम पे गोली चला देता है और फिर रियलाइज करता है कि उसने अपने ही भाई को मार दिया। जोल उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी सदमे में है और जोल की तरफ गन पॉइंट किए हुए है। हेनरी धीरे धीरे गन को नीचे करता है और बार बार रिपीट करने लगता है कि उसने ये क्या किया, और सडनली खुद को गोली मार लेता है। नेक्स्ट सीन में जोल सैम और हेनरी की बॉडीज को दफन कर रहा है। एली सैम के नोटबुक पर आई एम सॉरी लिखकर सैम के ग्रेव पर रख देती है और जोल को चलने के लिए कहती है। जोल उस नोट को पढ़ता है और फिर एली के साथ चला जाता है। Even though I knew what was gonna happen, I was not prepared for it. They did a very good job at it. The part when Ellie is trying to save Sam by applying her blood on his wound, this was not shown in the games. It was brand new and it broke my heart to see the reaction on Ellie's face when she realized that she has failed to save him. And this is not the first time she has lost a friend or someone she liked. Joel सब देखता है and he understands the pain she is going through. Joel knows that feeling. एक और चीज जो लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि there are no good guys and bad guys in this show. सभी लोग अपने survival
सर्वाइवल और अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए तैयार हैं। जोल ने भी गलत काम किए हैं और इनोसेंट लोगों को मारा है, और हेनरी ने भी अपने भाई को बचाने के लिए कैथरीन के भाई को फेडरा के हवाले कर दिया। कैथरीन भी उनसे अलग नहीं थी, वो भी हेनरी से अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहती थी। यस, एली इज इनोसेंट, शी हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग येट। और दोस्त जो कह रहे थे कि शो में जॉम्बी ही नहीं है, उनको भी इस एपिसोड में वॉकिंग डेड वाला फीलिंग आ गया होगा, बट ये शो जॉम्बीज के बारे में नहीं है। हेनरी और सैम के डेथ के 3 मंथ के बाद जोल और एली फाइनली वायोमिंग पहुंच गए, बट दे आर लॉस्ट। जोल एक रिमोट कैबिन में रह रहे एक ओल्ड कपल से आगे जाने का रास्ता पूछता है। ओल्ड कपल जोल को बताते हैं कि उन्हें नदी के पास अक्सर डेड बॉडीज मिलते हैं, अगर फायर फ्लैश या कोई भी है तो नदी के पार ही होंगे, लेकिन जो भी है वे काफी खतरनाक है। जोल और एली वहाँ से निकल जाते हैं। कैबिन से निकलते हुए जोल को एक पैनिक अटैक आता है। एली जोल से पूछती है क्या वो मरने वाला है। एली कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो भी ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद जोल बेटर फील करता है। रात होने पर दोनों नदी के पास ही कैंपिंग करते हैं। जोल और एली में एक कन्वर्सेशन होता है कि अगर वर्ल्ड फिर से नॉर्मल हो गया तब वो क्या करेंगे। जोल मजाक में कहता है कि वो भेड़ चलाएगा, और एली कहती है कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। फिर एली जोल को बताती है कि उसने सैम को बचाने की कोशिश की थी पर वो काम नहीं किया। शो के स्टार्ट में जोल को विश्वास नहीं था कि एली इम्यून है, और अब आफ्टर सैम एली को खुद उस पर विश्वास नहीं है। जोल उसे अश्योर करता है कि वैक्सीन बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है। फिर जोल एली को सोने के लिए कहता है और कहता है कि वो खुद पूरी रात नाइट वॉच करेगा। सुबह जब जोल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एली उसका गन लेके गार्ड कर रही है। जोल एली से कहता है कि उसने उसे उठाया क्यों नहीं, अगर ऐसा कभी भी दोबारा होता है तो वो जोल को जरूर उठा दे। फिर वो आगे बढ़ते हैं। नदी के ऊपर के ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम तक पहुंचते हैं। तभी एक ग्रुप ऑफ हॉर्स राइडिंग पीपल जोल और एली को घेर लेते हैं। उन्होंने दोनों को गन पॉइंट पे रखा हुआ है। जोल उन्हें कहता है कि दे आर जस्ट पासिंग, दे आर नॉट इन्फेक्टेड। घोड़े पे सवार लोग एक डॉग को लेकर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इन्फेक्टेड हुए तो ये डॉग तुम्हें चीर कर रख देगा। डॉग जोल के पास जाता है और कुछ नहीं करता। फिर वे डॉग को एली के पास भेजते हैं। एली और जोल दोनों डरे हुए हैं और जोल कुछ नहीं कर पाता। डॉग एली के पास जाता है पर उसे कुछ डिटेक्ट नहीं होता और वो एली के साथ खेलने लगता है। फिर वे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जोल कहता है कि वो अपने भाई को ढूंढ रहा है। यह सुनकर एक फीमेल हॉर्स राइडर जोल से उसका नाम पूछती है। जोल का नाम सुनकर वे जोल और एली को अपने अड्डे पर ले जाते हैं, जैक्सन, जहाँ पे एक छोटा सा टाउन बसा हुआ है जो चारों तरफ से हाई बाउंड्री वॉल से कवर्ड है। जोल और एली वहाँ लोगों को क्रिसमस मनाते हुए देखे काफी शौक हैं। गेट के अंदर इन करने पे जोल की नजर अपने भाई टॉमी पे पड़ती है। दोनों भाई दौड़ के एक दूसरे से गले मिलते हैं। टॉमी और उनके ग्रुप की लीडर मारिया जोल और एली को कैफेटेरिया ले जाते हैं और खाने के लिए ऑफर करते हैं। जोल फिर टॉमी से कहता है कि हमें प्राइवेटली कुछ बात करनी चाहिए बिटवीन फैमिली। तभी टॉमी रिवील करता है कि मारिया भी फैमिली है और टॉमी की वाइफ है। एली शॉक जोल को उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कहती है। मारिया और टॉमी जोल और एली को टाउन का टूर कराते हैं और हम देखते हैं कि कैसे टाउन बिल्कुल नॉर्मल है। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, बच्चों के लिए स्कूल है, कैटल्स हैं, सभी लोग रोटेशनल शिफ्ट में काम करते हैं एंड इवन मूवी थिएटर्स। मारिया एक्सप्लेन करती है कि खतरों से बचने के लिए वो इस जगह का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं और रेडियो को बंद रखते हैं, इसीलिए टॉमी जोल से कांटेक्ट नहीं कर पाया। टॉमी जोल से बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और मारिया एली को अपने साथ ले जाती है एंड ऑफर्स हर टू बाथ एंड सम न्यू क्लोथ। टॉमी जोल से पूछता है कि टेफ कैसी है और एली कौन है। जोल झूठ बोलता है कि टेफ ठीक है और वो एली को फायरफ्लैश के पास उसके फैमिली से मिलाने के लिए ले जा रहा है इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। टॉमी जोल को बताता है कि कोलोराडो में फायरफ्लैश के अड्डा है और वो वहाँ उनके हॉर्स लेके जा सकता है। जोल टॉमी को उनके साथ चलने के लिए कहता है लेकिन टॉमी मना कर देता है। टॉमी बताता है कि मारिया प्रेग्नेंट है और टॉमी अब ये काम नहीं करता और उसे उम्मीद है कि वो एक अच्छा फादर बनेगा। टॉमी के मना करने से जोल को गुस्सा आता है और वो कहता है देखते हैं तुम कैसे फादर बनोगे। टॉमी भी फिर जवाब देता है कि जस्ट बिकॉज जोल की जिंदगी में खुशियां नहीं रही इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जोल गुस्से से वहाँ निकल जाता है और कहता है कि वो सुबह यहाँ से चला जाएगा। बाहर निकलने पे जोल को फिर से वही पैनिक अटैक आता है। जोल को रास्ते पे एक लड़की दिखती है जिसके बाद सैरा के जैसे ही है और उसे देख के वो सैरा को याद करता है। आफ्टर अ बाथ और नए कपड़ों के पहनने के बाद एली टॉमी और मारिया के घर जाती है। एली को वहाँ फायरप्लेस के ऊपर एक मेमोरियल पर 2 बच्चों के नाम लिखे हुए मिलते हैं, केविन और सैरा। एली मारिया से उनके बच्चों को खोने का दुख जताती है पर मारिया कहती है कि सिर्फ केविन उसका बेटा था, सैरा जोल की बेटी थी। और मारिया को रियलाइज होता है कि एली को इस बारे में नहीं पता था। एली कहती है कि ये जोल के बिहेवियर को काफी एक्सप्लेन करता है। मारिया एली से कहती है कि तुम जोल को नहीं जानती। एली कहती है कि उसे पता है कि वो लोगों को मारा करता था। मारिया उसे फिर वार्न करती है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए कि वो किस पे विश्वास करती है क्योंकि हमें धोखा वही देते हैं जिस पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। दिस सीन गिव्स अस एन आइडिया दैट मारिया जोल को पसंद नहीं करती है।
फिर मारिया एली को मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। एक बार में टॉमी जोल से अपनी कही हुई बात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि कोलोराडो तक के रास्ते में ऐसा कुछ नहीं है जो जोल संभाल नहीं सकता। फिर जोल टॉमी को एली के इम्यून होने की बात बताता है और टेस की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए जोल उसे फायरफ्लाइज के पास ले जा रहा है और बताता है कि जोल पे अब उसकी उम्र हावी हो रही है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जोल को डर है कि वो एली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जोल नाइट वॉच में सो जाता है। अक्सर एली जोल की जान बचाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जोल टॉमी से बेग करता है कि वो एली को लेके जाए और अपने भाई को गिराते हुए देखकर टॉमी मान जाता है। फिर जोल एली से मिलने जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि एली ने जोल की बात सुन ली है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। गुस्से में एली जोल से कहती है, तुम्हें मेरी कोई परवाह भी है? जोल कहता है, बिल्कुल है, और इसीलिए वो टॉमी को उसके साथ भेज रहा है क्योंकि टॉमी को इस इलाके की ज्यादा समझ है। एली जोल से कहती है कि जोल को ज्यादा प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वो सैरा नहीं है। एली कहती है कि मारिया ने उसे सैरा के बारे में बताया है और वो समझती है कि किसी को खोने का गम क्या होता है। शी नोज व्हाट लॉस इज। जोल कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है लॉस क्या होता है। एली कहती है कि आज तक उसने जिस किसी को भी पसंद किया या परवाह की, वो या तो उसे छोड़ के चले गए या मारे गए, सिवाय जोल के। और अगर उसे लगता है कि एली उसके बिना सेफ रहेगी तो वो गलत है। सच तो यह है कि वो और डरी हुई रहेगी। जोल कहता है कि हाँ, तुम सही हो, तुम मेरी बेटी नहीं और न ही मैं तुम्हारा फादर। और जोल रूम से चला जाता है। बाहर निकलने पे जोल सैरा को याद करता है और हम सैरा को फ्लैशबैक में देखते हैं। ये पूरा सीक्वेंस हार्ट रेंचिंग है। इस सीन में जोल को रियलाइज होता है कि अब उसे सैरा के डेथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। She is gone and he should appreciate the another opportunity that life has given him as Ellie। सुबह टॉमी एली को लेकर रैंच में जाता है, लेकिन जोल पहले से वहाँ है। जोल एली से माफी मांगने की कोशिश करता है पर एली उसे रोक देती है और चलने के लिए कहती है। जोल एली के साथ वहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त टॉमी जोल से कहता है कि जैक्सन में उसके लिए हमेशा जगह है और जोल कहता है कि उसे उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा। जोल और एली कोलोराडो के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जोल एली को बताता है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वो एक सिंगर बनेगा। वो बचपन से सिंगर बनना चाहता था, जिसे सुनकर एली हंसने लगती है। फिर जोल एली को शूट करना और हंट करना सिखाता है एंड जस्ट लाइक दैट जोल को फिर से कभी कोई पैनिक अटैक नहीं आता है एंड ही इज हैप्पी। जोल और एली कोलोराडो पहुंचते हैं पर फायरफ्लाइज वहाँ भी नहीं है। एक मैप से उन्हें फायरफ्लाइज के ऊटा के सॉल्ट लेक सिटी में रहने का पता चलता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते टाइम कुछ लुटेरे वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक जोल पर अटैक करता है, लेकिन जोल उसे मार देता है। पर फिर एली देखती है कि लुटेरे ने जोल के पेट में स्टैब कर दिया है। बाकी रेडर्स के आने से पहले जोल और एली घोड़े पे बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जोल घोड़े से गिर के बेहोश हो जाता है। एली उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे नहीं पता वो जोल के बिना क्या करेगी। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 7 लेफ्ट बिहाइंड। इस एपिसोड में हमें एली के बैक स्टोरी का पता चलता है कि जोल से मिलने से पहले एली की लाइफ कैसी थी। एपिसोड शुरू होता है फेडरा के मिलिट्री स्कूल में, जहाँ एली को बेथनी नाम की एक कैडेट बुली कर रही है। बेथनी के ये कहने पर कि अब उसे बचाने के लिए उसकी फ्रेंड यहाँ नहीं है, एली को गुस्सा आता है और एली बेथनी को मारने लगती है। जिसके बाद एली को ट्रेनिंग इंचार्ज ऑफिसर क्वांग अपने कैबिन में बुलाता है। ऑफिसर क्वांग एली को समझाता है कि वो काफी स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग है और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी है, जिससे वो एक दिन एक अच्छी ऑफिसर बन सकती है। लेकिन अगर उसने अपने गुस्से और एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं किया तो शायद उसे एक दिन बेथनी के अंदर ही काम करना पड़ सकता है। एली क्वांग से कहती है कि वो कोशिश करेगी और वहाँ से अपना वॉकमैन लेके अपने रूम चली जाती है। रूम वापस जाने पर आधी रात को एली की फ्रेंड राइली, जो 3 वीक्स पहले फेडरा से भाग गई थी और जिसके बारे में बेथनी बात कर रही थी, एली के कमरे में आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। राइली एली को बताती है कि उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया है। एली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बीइंग रेज्ड इन फेडरा, एली फायरफ्लाइज को बुरा मानती है। रूम से निकलकर और पेट्रोल गार्ड से बचकर दोनों एक अबैंडन बिल्डिंग के छत पे पहुंचती है। राइली एली को एक मॉल दिखाती है जो कि अब फेडरा के द्वारा सील्ड ऑफ नहीं है। पूरे रास्ते एली और राइली में एक जेंटल आर्गुमेंट होता है, जिसमें एली ये पॉइंट आउट कर रही है कि कैसे फायरफ्लाइज गलत हैं और फेडरा लोगों को बचा रहा है, और राइली फायरफ्लाइज के एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। मॉल में इन करने के बाद राइली मॉल को फेडरा के पावर ग्रिड से कनेक्ट करती है एंड वी सी द मॉल लाइट अप और कमिंग बैक टू लाइफ। एली काफी आश्चर्य से इस व्यू को देख रही है। बाय द वे, ये पूरा सीन CGI है। राइली एक्सप्लेन करती है कि मॉल अंडरग्राउंड है तो फेडरा की नजर लाइट्स पे नहीं पड़ेगी और एली को 4 वंडर्स ऑफ द मॉल दिखाने की बात करती है। मॉल में इन करने पर एली पहली बार एक एस्केलेटर को देखती है और एंड स्टार्ट्स हैविंग फन ऑन इट, और राइली से पूछती है क्या ये मॉल का पहला वंडर है। राइली कहती है कि अगर तुम्हें ये वंडर लग रहा है तो अब मॉल में 5 वंडर्स हैं। और सेकेंड वंडर, राइली एली को एक झूले पर ले जाती है और दे बोथ राइड ऑन अ प्लास्टिक हॉर्स।
While riding, जिस तरह से एली और राइली एक दूसरे को देखते हैं, इट्स ऑब्वियस कि दे आर मोर देन फ्रेंड्स एंड हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर ईच अदर। फिर एली राइली से फेडरा छोड़ के जाने का रीजन पूछती है। एली राइली से कहती है कि वो जो भी कुछ करना चाहती है फेडरा में रह के कर सकती है। राइली बताती है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्वांग ने उसे नालियों में काम करने का असाइनमेंट दिया था और इसलिए वो फेडरा से भाग गई और इवेंचुअली फायरफ्लाइज ज्वाइन की। फिर राइली एली को थर्ड वंडर के पास ले जाती है जो कि एक फोटो बूथ है। दोनों वहां जाके कुछ फनी फोटोज लेते हैं विच इज डायरेक्टली फ्रॉम द गेम। फिर दोनों फोर्थ वंडर के पास जाते हैं जो कि एक आर्केड है जहां दोनों मॉर्टल कॉम्बैट 2 खेलते हैं। व्हाइल दे आर प्लेइंग गेम्स इन द आर्केड, गेम के और उनकी आवाज को सुनकर एक लॉन्ग डोरमेंट इन्फेक्टेड जाग जाता है। कई अटेम्प्ट्स के बाद एली फाइनली राइली को एक गेम में हरा देती है और कहती है कि अब उसे वापस जाना चाहिए, वे कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। राइली एली को एक गिफ्ट देने के लिए मॉल के फूड कोर्ट में ले जाती है जहां राइली रह रही है और एली को नो पन इंटेंडेड का वॉल्यूम 2 गिफ्ट करती है। ये वही बुक है जिससे एली एपिसोड 4 में जोल को जोक सुना रही थी। लेकिन तभी एली सेल्फ पे रखे हुए ट्यूब बॉम्ब को देखती है जिसका यूज फायरफ्लाइज फेडरा के अगेंस्ट करते हैं। एली को समझ में आ जाता है कि राइली को मॉल में फायरफ्लाइज ने भेजा है, राइली ने इसे खुद डिस्कवर नहीं किया है। एली जब नाराज होकर वहां से जाने लगती है तब राइली रिवील करती है कि फायरफ्लाइज राइली को दूसरे क्यूजी भेज रहे हैं। राइली कहती है कि उसने मर्लिन से बात की है कि वो एली को भी उसके साथ जाने दे, पर वो नहीं मानी और इसलिए राइली जाने से पहले एक बार एली के साथ समय स्पेंड करना चाहती थी। एली वहां से चली जाती है पर फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद ये आखिरी बार है जब वो राइली से मिल रही है एंड दिस इज नॉट व्हाट हर लास्ट मेमोरी शुड बी। वापस जाने पे एली और राइली हैलोवीन मास्क पहनकर एली के वॉकमैन से म्यूजिक प्ले कर डांस करते हैं जो कि फिफ्थ वंडर था। आफ्टर द डांस एली अपना मास्क हटाती है, प्रॉम्प्टिंग राइली टू रिमूव हर मास्क आल्सो एंड आफ्टर अ लिटिल स्टेयर एली किसेस राइली। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट बट तभी एक इन्फेक्टेड स्टोर में घुस जाता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं और बचने के लिए राइली अपना गन और एली अपना नाइफ यूज करती है एंड आफ्टर सम स्ट्रगल एली फाइनली उस इन्फेक्टेड को मार देती है। इन्फेक्टेड को मार के एली काफी खुश है लेकिन तभी राइली एली के आर्म को पॉइंट करती है और एली देखती है कि उसके आर्म पर इन्फेक्टेड ने बाइट किया है। एली इज हॉरिफाइड और फिर राइली रिवील करती है कि उसके हाथ पे भी ये बाइट है। एली गुस्से में स्टोर के सभी चीजों को तोड़ने लगती है। एली के शांत होने पर राइली कहती है कि उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वे राइली के गन को यूज करके खुद को मार ले या फिर एक साथ इन्फेक्टेड होने का वेट करे और जो भी वक्त उनके पास है उसे साथ में गुजारे। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। और अब हम जानते हैं कि व्हाई एली इज सो अफ्रेड ऑफ एंडिंग अप अलोन। ये पूरा सीन एग्जैक्टली गेम जैसा है। इट्स अमेजिंग हाउ आइडेंटिकल बोथ सीन्स आर। ये सीन गेम में भी इतना ही इमोशनल और इफेक्टिव है। प्रेजेंट डे में एली किसी तरह से जोल को एक अबैंडन घर में लेके आई है। जोल ये मान चुका है कि वो अब नहीं बचेगा और एली को फोर्सफुली पुश करके टॉमी के पास वापस जाने के लिए कहती है। एली जोल को छोड़ के जाना नहीं चाहती है लेकिन एली कोई डॉक्टर नहीं है। वो समझती है कि वो जोल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है एंड शी ओपन्स द डोर। एली को रियलाइज होता है कि जैसा उसने लास्ट एपिसोड में कहा था कि उसने आज तक जिस किसी को भी पसंद किया या परवाह की वो या तो उसे छोड़ के चले गए या मारे गए और फिर उसके साथ वैसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार एली डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। एली दरवाजे को बंद करती है और पूरे घर में जोल के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ढूंढने में लग जाती है और फाइनली उसे एक सुई धागा मिलता है। एली जोल के पास वापस जाती है और कहती है शी विल नॉट लीव हिम बिहाइंड और जोल के वुंड को स्टिच करती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। बेला रामसी ने इस एपिसोड में अपने एक्टिंग टैलेंट का बेजोड़ यूज किया है। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 8 व्हेन वी आर इन नीड। जोल अभी भी बेहोश है। एली जोल के वुंड्स को चेक करती है और जोल के लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए निकलती है। एक रैबिट को मारने में फेल होने के बाद एली किसी तरह से एक हिरन को शूट करती है लेकिन इससे पहले कि एली उसे पकड़ पाती हिरन भाग जाता है। एली उसके पीछे जाती है। जेम्स और डेविड जो कि नजदीक के एक रिजॉर्ट में रह रहे लोगों के लिए खाना ढूंढने निकले हैं, उन्हें एली का शूट किया हुआ हिरन मिलता है और वे उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी एली पीछे से उन पर गन पॉइंट करती है और हिरन वही छोड़ के चले जाने के लिए कहती है। डेविड कहता है कि उनके रिजॉर्ट में कई सारे लोग हैं और सभी काफी भूखे हैं और वे डियर को एक्सचेंज करने की बात करता है। एली उसे डियर के बदले मेडिसिन एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाती है। डेविड जेम्स को रिजॉर्ट से कुछ पेनिसिलियम लाने के लिए भेजता है। एली और डेविड वहीं जेम्स का वेट करते हैं। एली ने अभी भी डेविड को गन पॉइंट पे रखा है। डेविड अपने और अपने कम्युनिटी के बारे में बताते हुए रिवील करता है कि उसके ग्रुप के कुछ लोग खाना ढूंढने के लिए निकले थे और एक आदमी जो एली के जैसे ही किसी लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था, डेविड के ग्रुप के एक आदमी एलिक को मार दिया। एली को समझ में आ जाता है कि जिसने जोल को स्टैब किया था वो आदमी डेविड के ग्रुप का ही था। तभी जेम्स वहां आ जाता है और उनकी बातें को सुनकर एली की तरफ गन पॉइंट करता है पर डेविड जेम्स से एली को मेडिसिन देने के लिए कहता है। एली मेडिसिन लेके वहां से भाग जाती है।
डेविड और जेम्स डियर को लेकर रिजॉर्ट वापस लौट जाते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि उन्हें एली को मारने वाले आदमी और उस लड़की का पता चल गया है और वे सुबह उन्हें ढूंढने के लिए निकलेंगे। एली जोल के पास पहुंचने के बाद उसे मेडिसिन देती है और जोल के पास ही सो जाती है। सुबह होने पे एली जोल को मेडिसिन का एक और डोज देती है और अपने घोड़े को पानी देने के लिए बाहर जाती है। एली देखती है कि डेविड और जेम्स एक ग्रुप के साथ उन्हें ढूंढने निकले हैं। एली घर में अंदर जाके जोल को उठाने की कोशिश करती है पर जोल अभी भी होश में नहीं है। एली अपना नाइफ जोल के पास छोड़कर दरवाजे को ब्लॉक करके अपने घोड़े पर बैठकर डेविड के ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जेम्स एली को पकड़ लेता है। जेम्स एली को मारने ही वाला होता है पर डेविड उसे रोक लेता है और एली को उनके रिजॉर्ट ले जाने के लिए कहता है और कुछ लोगों को जोल को ढूंढने के लिए वही रोक देता है। कुछ देर बाद जोल को होश आता है। जोल डेविड के आदमियों को पकड़कर उनसे उनके टाउन का रास्ता पूछता है। रास्ता बताने के बाद भी जोल उन्हें मार देता है। एली को जब होश आता है तो वो खुद को एक केज में पाती है। डेविड एली को एडवाइस देता है कि उसके रिजॉर्ट के सभी लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन डेविड उसे बचा सकता है और उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कहता है। डेविड जब एली के लिए खाना लाने जाता है तब एली वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी एली की नजर फ्लोर पर एक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जो कि एक ह्यूमन ईयर है। एली को ढूंढते हुए जोल एक घर में घुसता है जहाँ उसे ह्यूमंस के हेडलेस कटे हुए बॉडी छत से लटके हुए मिलते हैं। डेविड जब एली को ह्यूमन ईयर की तरफ देखते हुए देखता है और एक्सेप्ट करता है कि फूड के अभाव में वे इंसानों को ही खाने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन रिजॉर्ट के अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। डेविड खुद को क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए कर रहा है, जैसा जोल एली को बचाने के लिए कर रहा है। डेविड एली को उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, यह कह के कि एली के अंदर भी उसके जैसा ही एक वायलेंट हार्ट है। एली डेविड की बात मानने का दिखावा करती है ताकि वो उससे केज की चाबियां ले सके, बट अल्टीमेटली फेल्स एंड ब्रेक डेविड्स फिंगर। डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एली को अपने साथ शामिल करने का इरादा छोड़ देता है और जेम्स से एली को मारकर एज फूड रिजॉर्ट के लोगों को सर्व करने के लिए कहता है। जेम्स और डेविड एली को मारने के लिए केज से निकालते हैं। एली उन्हें कहती है कि वो इन्फेक्टेड है और उन्हें उसका आर्म चेक करने के लिए कहती है। जेम्स और डेविड डिस्कस करने लगते हैं कि एली झूठ बोल रही है और मौका देखकर एली वहीं पर एक मीट क्लीवर से जेम्स को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। डेविड जेम्स के बॉडी से वो क्लीवर निकालता है और एली के पीछे जाता है। एली एक फायरवुड से डेविड पर अटैक करती है पर डेविड बच जाता है, लेकिन आग विंडोज के पर्दों से होते हुए जल्द ही पूरे बिल्डिंग में फैल जाता है। एली डेविड पे अटैक करती है जिससे डेविड के हाथ से क्लीवर गिर जाता है। डेविड एली को फ्लोर पे गिराकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। एली किसी तरह से क्लीवर को उठाती है और वायलेंटली और कंटिन्यूअसली डेविड पर अटैक करती है, जिससे एली का फेस डेविड के ब्लड से कवर हो जाता है। दिस सीन इज extremely violent and represent the violent nature of Ellie, जिसके बारे में डेविड बात कर रहा था। ट्रॉमेटाइज्ड एली बर्निंग बिल्डिंग से बाहर आती है जहां उसे जोल मिलता है। एली काफी हताश और सदमे में है। इवन जोल के छूने से भी वो डर जाती है। जोल एली को शांत करता है by grabbing her in his arms and calling her baby girl, वही नाम जिस नाम से जोल सारा को बुलाया करता था। This is one of my favorite moments from the game. This is the moment जब जोल एली को अपने बेटी के रूप में fully accept करता है और एली जोल को अपने फादर के रूप में। बेला रैमसे और पेड्रो पास्कल के परफॉर्मेंस इस सीन को इक्वली मेमोरेबल बनाते हैं। फन फैक्ट अबाउट दिस एपिसोड, जो कि आपको पहले से मालूम होगा, जेम्स का रोल इस एपिसोड में द लेजेंडरी ट्रॉय बेकर ने प्ले किया है। सेम ट्रॉय बेकर जिन्होंने दोनों गेम्स में जोल के कैरेक्टर के लिए वॉइस और मोशन कैप्चर्स प्रोवाइड किए। लेट्स गो टू द फाइनल एपिसोड ऑफ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1, द लास्ट ऑफ अस, एपिसोड 9, लुक फॉर द लाइट। ये एपिसोड सीजन 1 का फाइनल एपिसोड है। एपिसोड शुरू होता है 14 साल पहले, जहाँ एक प्रेग्नेंट वुमेन एना एक क्लिकर से बच के भाग रही है। भागते हुए एना एक घर में छुप जाती है और एक कमरे में जाकर शी ट्राइज टू पुश आउट द बेबी, बट फिर उसे घर के अंदर क्लिकर की आवाज आती है। एना के पास खुद को डिफेंड करने के लिए बस एक नाइफ है। क्लिकर एना पे अटैक कर देता है और आफ्टर सम स्ट्रगल एना क्लिकर को मार देती है और रियलाइज करती है कि व्हाइल फाइटिंग द क्लिकर उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। फिर एना की नजर अपने थाई पे पड़ती है एंड सी इज डेड। एना जल्दी से बेबी से कनेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड को काट कर और बेबी को उठाकर कहती है, Yeah, you told her. You fucking told me. and this is the story of how Ellie was born with violence. शो में एना का रोल एशली जॉनसन ने किया है, सेम एक्ट्रेस जिसने बोथ गेम्स में एली के लिए वॉइस और मोशन कैप्चर्स प्रोवाइड किए हैं। कुछ समय के बाद मर्लिन कुछ फायरफ्लाई सोल्जर्स के साथ उस घर में आती है और देखती है कि एना ने एली को अपने गोद में रखा है और दूसरे हाथ से नाइफ को अपने नेक पर पॉइंट करके रखा है कि अगर वो टर्न हुई तो पहले वो खुद को मार ले, ना कि एली को। एना और मर्लिन चाइल्डहुड फ्रेंड है। एना मर्लिन से एली को रखने के लिए कहती है और कहती है कि उसने
एली को इन्फेक्टेड होने से पहले जन्म दिया है। एना एली को मर्लिन को हैंडओवर करने के बाद खुद को मारने के लिए कहती है और ना चाहते हुए भी मर्लिन को अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ता है। प्रेजेंट डे में जोल और एली फाइनली सॉल्ट लेक पहुंच गए हैं और फायरफ्लाइज के अड्डे को ढूंढने में लगे हुए हैं। जोल, जिसने अब पूरी तरह से एली को अपनी बेटी मान लिया है, एली को चेयर करने की कोशिश करता है बाय रिमाइंडिंग हर ऑल हैप्पी मोमेंट्स ऑफ देयर जर्नी। लेकिन एली अभी तक पिछले एपिसोड में डेविड के साथ हुए हादसे के सदमे से नहीं निकली है। एली जोल के सामने एक फेल स्माइल करने की कोशिश करती है, पर जोल समझता है कि एली के अंदर का इनोसेंस अब मर चुका है। अबैंडन बिल्डिंग्स को पार करते हुए एली को एक जिराफ मिलता है और कुछ समय के लिए एली चेयर अप हो जाती है। ये सीन गेम में बिल्कुल सेम है और इवन इन द गेम मुझे ये सीन जुरासिक पार्क के एक सीन का याद दिलाता है। एज दे टेक द व्यू इन, जोल कहता है कि उन्हें फायरफ्लाइज के पास जाने की जरूरत नहीं है, वे टॉमी के पास जैक्सन वापस जा सकते हैं। एली प्रॉमिस करती है कि जोल जहाँ कहेगा एली वहाँ उसके साथ जाएगी, पर पहले वे इस सफर को खत्म करेंगे जो उन्होंने शुरू किया है। After all we've been through, everything I've done, it can't be for nothing. आगे बढ़ने पर जोल एली को बताता है कि कैसे सैरा के जाने के बाद जोल का लाइफ उसे बिल्कुल पॉइंटलेस लगने लगा था और उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पीछे हट गया। एली को ये लगता है कि So time heals all wounds, I guess. लेकिन जोल कहता है कि उसके केस में समय ने उसके घाव नहीं भरे। इम्प्लीमेंटिंग इट वाज एली जिसने जोल के जीवन को एक मकसद दिया और एली रियलाइज करती है कि हाउ मच जोल लव्स हर एंड दिस इज हिज वे टू से दैट ही लव्स हर। और जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, जोल एली को नो पन इंटेंडेड से कुछ और बेकार जोक सुनाने के लिए कहता है। तभी एक स्मोक ग्रेनेड उनके सामने आ गिरता है और कुछ सोल्जर्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। जोल की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां मर्लिन उसके सामने खड़ी है। मर्लिन एली को सुरक्षित वहां पहुंचाने के लिए जोल का शुक्रिया अदा करती है। जोल एली से मिलने की बात करता है। मर्लिन कहती है कि जोल एली से नहीं मिल सकता क्योंकि एली को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। मर्लिन कहती है कि उसके हेड डॉक्टर का कहना है कि इन्फेक्शन एली के ब्रेन में उसके जन्म से ही ग्रो कर रहा है और इसीलिए एली इम्यून है। डॉक्टर को उम्मीद है कि वे एली के ब्रेन से केमिकल मैसेंजर्स को निकाल कर उसे डुप्लीकेट कर क्योर बना सकते हैं, लेकिन जोल जानता है कि ऐसा करने से एली सर्जरी में मर जाएगी। मर्लिन कहती है कि वो जोल का एली के लिए डिवोशन समझता है क्योंकि मर्लिन ने भी एना से एली को सेफ रखने का वादा किया था, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मर्लिन अपने 2 गार्ड से जोल को हाईवे तक छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि अगर जोल रजिस्ट करे तो उसे मार दे, लेकिन ऑन हिज वे आउट जोल उन दोनों गार्ड्स को मार देता है और एली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जोल गन लेके हॉस्पिटल में घुस जाता है और जो भी उसके सामने आते हैं उन्हें मारने लगता है। जोल को पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। जिन लोगों को मार रहा है वो बुरे लोग नहीं है, वे बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। क्योर बनाने से फायरफ्लाई शायद पूरी दुनिया को बचा ले, लेकिन जोल के लिए तो अब एली ही उसकी पूरी दुनिया है। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही इज सेविंग द वर्ल्ड, बट फॉर हिम दैट लिटिल गर्ल इज हिज वर्ल्ड। सभी सोल्जर्स को मारने के बाद जोल सर्जरी रूम में पहुंच जाता है जहां हेड डॉक्टर जोल को एली को ले जाने से रोकता है और एक सर्जरी नाइफ जोल की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन जोल उसे भी मार देता है। जोल एली को उठाता है और हॉस्पिटल की पार्किंग की तरफ जाता है जहां मर्लिन जोल का रास्ता रोकती है। मर्लिन जोल को समझाने की कोशिश करती है कि जोल कब तक एली को प्रोटेक्ट करता रहेगा। इस इन्फेक्टेड वर्ल्ड में किसी का सर्वाइव कर पाना मुश्किल है, लेकिन एली के जरिए वे दुनिया को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। जोल आर्ग्यू करता है कि मर्लिन कौन होती है एली के लिए उसके लाइफ का फैसला करने वाली। मर्लिन कहती है कि ये हक तो जोल का भी नहीं है और जोल जानता है कि एली भी खुद को सेक्रीफाइस करने का ही फैसला करेगी। मर्लिन अपने गन को नीचे करती है और कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वे अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। फिर सीन कट होता है जहां जोल सॉल्ट लेक सिटी से बाहर जा रहा है और एली कार के पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी हुई है। जल्दी एली को होश आता है और एली जोल से पूछती है कि क्या हुआ। जोल कहता है कि हम फायरफ्लाई से मिले और उनके पास कई सारे इम्यून लोग हैं, पर वे कोई क्योर नहीं बना सके और उन्होंने क्योर को ढूंढना बंद कर दिया है। हॉस्पिटल पर कुछ लुटेरों ने अटैक कर दिया और जोल को एली को लेकर वहां से भागना पड़ा। एली जोल से मर्लिन के बारे में पूछती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मर्लिन के गन नीचे करते ही जोल ने मर्लिन को शूट कर दिया। एली को कार में रखने के बाद जब जोल को मर्लिन की आवाज आती है तो जोल फिर मर्लिन के पास जाता है। मर्लिन जोल से उसे छोड़ देने के लिए प्ली करती है, लेकिन जोल ये करके मर्लिन को मार देता है कि वो फिर से एली के पीछे आएगी। कुछ समय के
के बाद जैक्सन के बाहर जोल की गाड़ी खराब हो जाती है और जोल और एली वहाँ से पैदल ही आगे का सफर तय करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जोल एली को सैरा के आदतों के बारे में बताता है और कहता है कैसे एली और सैरा दोनों काफी सिमिलर हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि सैरा थोड़ी गर्ली थी और एली गर्ली नहीं है, जिसे एली भी एक्सेप्ट करती है। जोल कहता है कि सैरा और एली एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, दे वुड हैव बीन फ्रेंड्स। एली रुक जाती है और जोल को अपने और रायली के मॉल में इन्फेक्ट होने की बात बताती है और कैसे रायली के पहले टर्न होने पे एली को रायली को मारना पड़ा। एली जोल को याद दिलाती है कि उनके मिलने के बाद उन्होंने कितने लोगों को खोया है, पहले टेस, फिर सैम और हेनरी। जोल कहता है कि इसके लिए एली जिम्मेदार नहीं है। जोल कहता है कि उसे हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। एली जोल से उसकी कसम खाने के लिए कहती है कि जोल ने जो कुछ भी फायरफ्लाइज और मर्लिन के बारे में कहा है वो सच है। इसके बाद एली कुछ और नहीं पूछेगी और जोल के साथ जैक्सन चली जाएगी। जोल कहता है कि आई स्वेयर और एली जवाब देती है ओके और सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। What a show and what an ending. They did complete justice to the game and the characters. But there is a question मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से जोल ने जो किया क्या वो सही था? क्या एक लड़की के लिए पूरा वर्ल्ड को बर्बाद होने देना सही डिसीजन था? अगर आप होते तो क्या करते, क्या डिसीजन लेते? जो भी आपका आंसर हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बताएं आपको हमारा लास्ट ऑफ अस सीजन 1 का कवर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 का एक फुल डिस्कशन वीडियो चैनल पे जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन You keep finding something to fight for.